अब देखते हैं बैंकों द्वारा साख निर्माण का किस प्रकार से कार्य किया जाता है। साख निर्माण जो है आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कार्य होती है और बैंक अपनी जमा राशियों को जरूरतमंदों व्यवसायियों को ऋण ही नहीं देता है बल्कि वह स्वयं भी साख का निर्माण करता है। वास्तव में ये कुल मुद्रा की पूर्ति में एक बड़ा भाग जो होता है वो साख मुद्रा का होता है। अतः बैंक की जो साख मुद्रा की कुल पूर्ति को परिवर्तित करने में सक्षम होता है। कुछ अर्थशास्त्रियों के विचार से बैंक साख का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये साख का निर्माण करती हैं। अगर हम देखें तो बैंक दो तरीकों से साख का निर्माण करती है। एक तो है कागजी मुद्रा का निर्गमन करके और दूसरा है प्रारंभिक निक्षेपों अथवा व्युत्पन्न निक्षेपों के द्वारा। पहले देखते हैं कागजी मुद्रा का निर्गमन करके। कागजी मुद्रा के निर्गमन के द्वारा साख का निर्माण भी होता है। ये 19वीं शताब्दी तक सभी बैंक लगभग इसी के द्वारा साख का निर्माण करते थे, किंतु वर्तमान समय में जब मुद्रा निर्गमित की जाती है जो कि केंद्रीय बैंक को ये अधिकार प्राप्त है, तो देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वही साख निर्माण करता है। मतलब कि जो कागजी मुद्रा का निर्गमन करके साख निर्माण का कार्य है वो केवल देश का जो केंद्रीय बैंक होता है उसी को ही ये अधिकार प्राप्त होता है और कोई नहीं कर सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई मुद्रा निर्गमित की जाती है, जारी की जाती है, तो उन मुद्राओं के पीछे 100% धात्विक आड़ नहीं रखी जाती है, बल्कि उस निर्गमित मुद्रा का कुछ प्रतिशत के पीछे ही धात्विक आड़ रखी जाती है और जो शेष कागजी मुद्रा होती है उसके पीछे प्रतिभूतियों की आड़ रखी जाती है। तो जो बिना धात्विक आड़ वाली कागजी मुद्रा का प्रचलन के जो होता है वो केंद्रीय बैंक के साख के आधार पर ही होता है। तो यही जो होता है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा साख निर्माण कहलाता है। मतलब ऐसी मुद्रा जो निर्गमित की गई है और जिसके पीछे धात्विक आड़ नहीं रखी गई तब भी वो चलन में रहती है, क्योंकि जनता का विश्वास उस पर होता है। तो ये जो प्रक्रिया है वही रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बैंक का साख निर्माण प्रक्रिया कहलाती है। दूसरा जो है प्रारंभिक निक्षेपों तथा व्युत्पन्न निक्षेपों के द्वारा या प्रारंभिक जमा तथा व्युत्पन्न जमा के द्वारा भी बैंक साख का निर्माण करती है। और जो प्रारंभिक जमा और व्युत्पन्न जमा के द्वारा बैंक का साख निर्माण किया जाता है वो व्यापारिक बैंक द्वारा ही किया जाता है। प्रारंभिक निक्षेप को प्राइमरी डिपॉजिट तथा व्युत्पन्न निक्षेप को डिराइव्ड डिपॉजिट कहते हैं। प्रारंभिक निक्षेप मतलब प्रारंभिक जमा वह जमा होती है जो कि व्यक्ति द्वारा सर्वप्रथम बैंक में जमा की जाती है, और फिर इसके पश्चात जो व्युत्पन्न जमा होती है वह जमा होती है जो बैंक द्वारा ऋण देने से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी बैंक में 1000 रुपए जमा करता है, तो ये जो 1000 रुपए है वो प्रारंभिक जमा राशि होगी। लेकिन इस 1000 रुपए से अगर व्यापारिक बैंक किसी को ऋण देते हैं तो उससे जो जमा उत्पन्न होगी वो व्युत्पन्न जमा कहलाएगी। अर्थशास्त्री होम जो है वो कहते थे कि जो व्युत्पन्न जमा होती है वही साख का निर्माण करती है। व्यापारिक बैंकों द्वारा जो साख निर्माण किया जाता है उसे एक तालिका से भी समझ सकते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ नकद कोष के बारे में। नकद कोष वह कोष होता है जो कि प्रत्येक बैंक अपने पास प्रतिदिन रखता है। बैंक में जितनी भी जमा राशि आती है उसका कुछ प्रतिशत दैनिक लेन देन के लिए बैंक अपने पास नकद रूप में रखते हैं, ताकि कल के लिए कोई व्यक्ति अपने कुछ पैसे निकालने आ जाए या धन की उसकी आवश्यकता हो तो वो उसकी मांग को पूरा कर सके। इस हेतु वो कुछ प्रतिशत जो है वो अपने पास रखते हैं और शेष को ऋण देने के लिए उपयोग में करते हैं। ये जो नकद कोष का प्रतिशत है वो आरबीआई द्वारा निर्धारित होता है या किसी भी देश में सेंट्रल बैंक द्वारा निर्धारित होता है। तो अब देखते हैं इस तालिका को। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 3 बैंक दिखाया गया है, ए, बी तथा सी। पहला जो हम शुरू ए से करते हैं, बैंक ए से शुरू हो जाए। प्रारंभिक जमा जो होती है यहाँ हम देखते हैं प्रारंभिक जमा 1000 रुपए
है। तो ये व्यक्ति सबसे पहले ए बैंक में 1,000 रुपए जमा होता है। ये प्रारंभिक जमा है इस व्यक्ति का, क्योंकि बैंक प्रति लेन देन के हिसाब से कुछ प्रतिशत अपने पास नकद रूप में रखते हैं, इसलिए ये मान के चलते हैं हम यहाँ कि ये जो प्रतिशत है वो 20% है, मतलब 100 में 20 रुपए वो अपने पास नकद रूप में रखेगी। तो इस तरह से 1,000 में 200 रुपए जो है वो नकद रूप में अपने पास रखती है। अब 1,000 में से 200 अपने पास रखी तो कितना बच गया, यहाँ देखते हैं 800 रुपए। तो ऋण हेतु कितना राशि बचा है, 800 रुपए। अब हम ये मान लेते हैं कि 800 रुपए जो है वो व्युत्पन्न जमा है, और एक किसी व्यक्ति मान लेते हैं एक्स है, एक्स को वो 800 रुपए नकद न देकर उसके खाते में जमा कर देती है। तो यहाँ देखते हैं मान लेते हैं उस व्यक्ति का जो खाता है वो किसी दूसरे बैंक में है। तो यहाँ देखते हैं जो एक्स व्यक्ति का खाता है वो बी बैंक में है, और वहां से कितना राशि 800 रुपए उसके खाते में जमा हुआ। ये 800 रुपए जो जमा हुआ तो फिर इसका कुछ नकद कोष 20% कितना होगा, 160 रुपए बैंक के द्वारा अपने पास रख लिया जाएगा। और फिर इसके बाद 800 में 160 रुपए अपने पास रखती है, शेष जो राशि है वो 600 रुपए है, 640 रुपए बच जाता है। तो ये 640 रुपए को वो फिर ये ऋण हेतु या व्युत्पन्न जमा है, ये 640 रुपए को ये मान लेते हैं फिर से कि किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा करती है, यह ऋण दे देती है। तो हम मान लेते हैं जेड व्यक्ति को देती है, जो कि जिसका खाता सी बैंक में है। तो यहाँ देखिए सी बैंक में 640 रुपए जमा होता है, तो ये सी बैंक के लिए ये प्रारंभिक जमा हो जाती है। और फिर इसका नकद कोष की प्रतिशत 20% 128 रुपए सी बैंक अपने पास रखेगा, और शेष जो रुपए है 512 वो उसको ऋण या व्युत्पन्न जमा के रूप में उसको उपयोग करेगा। इस तरह से देखते हैं कि ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि यहाँ 1,000 रुपए जो है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है। अगर हम इस तालिका को आगे अंत तक करें तो इस तालिका से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रारंभिक जमा थी 5,000 रुपए थी, और इसमें 1,000 रुपए जो है वो नकद कोष का भाग बनता है, और जो 4,000 रुपए होती है वो ऋण दिए जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि परिणाम स्वरूप कुल 5,000 रुपए की जमाएं जो है वो उत्पन्न हो जाती, मतलब 1,000 प्रारंभिक जमा से 5,000 रुपए का व्युत्पन्न जमा उत्पन्न हुआ, जिसे कि बैंक जो है ऋण दे सकती है। तो ये रहा हमारा। तो इसी तरह से बैंक जो है साख का निर्माण करते जाते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह होती है कि नकद कोष का जो अनुपात होता है उसको कम या अधिक करके साख निर्माण की शक्ति जो है वो अधिक या कम किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त बैंक अधिविकर्ष की सुविधाएं देकर भी साख का निर्माण करते हैं, क्योंकि अधिविकर्ष की सुविधा केवल बैंकों के प्रतिष्ठित खाता धारकों को ही दिया जाता है, सभी को ये सुविधा नहीं दी जाती है। और साथ ही बैंक प्रतिभूति का क्रय करके या फिर इसके भुगतान के द्वारा, चेक के द्वारा भी साख का निर्माण करते हैं। और मेन जो है केंद्रीय बैंक की स्थापना होने के पश्चात जो है व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण शक्ति जो है वो बहुत बढ़ गई है। और जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो केंद्रीय बैंक से भी आवश्यकता पड़ने पर ऋण ले सकते हैं। बैंकों द्वारा जो साख निर्माण प्रक्रिया है उसका कई अर्थशास्त्री यह कहकर विरोध करते हैं कि बैंक कोई साख का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि साख का निर्माण तो जमाकर्ता करते हैं। अगर वो राशि जमा ही नहीं करें तो फिर साख का निर्माण कैसे संभव हो पाएगा। और यदि सभी जमाकर्ता अपनी राशि को बैंक से निकालने लगे तो भी साख का निर्माण संभव नहीं होगा। किंतु लीफ और कैनन जैसे अर्थशास्त्री ये मानते थे कि वास्तव में बैंक जो है वो साख का निर्माण करते हैं, क्योंकि साख का निर्माण करके ही वो ऋण प्रदान करते हैं। और ऐसा कहना कि बैंक साख का निर्माण नहीं करते हैं सर्वथा गलत होगा। व्यापारिक बैंकों के साख निर्माण की कुछ सीमाएं भी होती हैं, जैसे देश में मुद्रा की मात्रा। देश में मुद्रा की मात्रा मतलब देश में यदि मुद्रा अधिक मात्रा में निर्गमित की जाती है, वैधानिक मुद्रा की मात्रा अधिक होती है, तो स्वाभाविक रूप से व्यापारिक बैंकों के पास मुद्रा की मात्रा अधिक उपलब्ध होगी और इससे वो साख का निर्माण अधिक कर पाएंगे, और कम मुद्रा होने से कम मात्रा में साख का निर्माण कर पाते हैं। इसी तरह जनता में बैंकिंग की आदत कितनी है, इस पर भी निर्भर करता है कि साख निर्माण कितना होगा। जनता जैसे अर्धविकसित देशों में व्यापारिक कार्यों के लिए अधिक कैश की आवश्यकता होती है, तो लोग बैंकों में जमा राशि कम रखते हैं।
और उनमें बैंकिंग की आदत कम होती है। ऐसी स्थिति में बैंकों की साख निर्माण सीमा जो है वो कम हो जाती है। इसके विपरीत जैसे विकसित देश होते हैं वहां पर चेकों का उपयोग अधिक किया जाता है। इस वजह से कैश मुद्रा की मांग कम होती है। ऐसी स्थिति में बैंकों द्वारा साख निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आती है। फिर नकद कोष का प्रतिशत कितना है इस पर भी निर्भर करता है। नकद कोष मतलब जो बैंक अपने प्रतिदिन के लेन देन के लिए जो कुछ कैश रखते हैं वो कितना प्रतिशत है। अगर अधिक मात्रा में कैश रखते हैं तो फिर साख निर्माण सीमा जो है वो कम हो जाएगी, और यदि कम मात्रा में नकद कोष रखना पड़ता है उनकी साख निर्माण सीमा बढ़ जाती है। फिर देखते हैं कि केंद्रीय बैंक के पास रखी गई जमा राशियां कितनी है। प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमाओं का कुछ हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। जब केंद्रीय बैंक इस स्तर में वृद्धि कर देता है तो व्यापारिक बैंकों की जो साख निर्माण शक्ति है वो कम हो जाती है, और इसी तरह जब ये दर कम होती है तो बैंक अधिक मात्रा में नकद अपने पास रखते हैं और इससे अधिक मात्रा में साख का निर्माण संभव हो पाता है। केंद्रीय बैंक की साख निर्माण नीति भी प्रभावित करती है साख निर्माण को। केंद्रीय बैंक यदि ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देते हैं तो इससे जो बैंक है व्यापारिक बैंक अपने पास कम मात्रा में मुद्रा रख पाते हैं और अधिक ब्याज दर उनको देना पड़ता है, तो ऐसे में साख का संकुचन होता है। और यदि ब्याज की दरों में आरबीआई या जो केंद्रीय बैंक है वो कमी कर देती है तो साख का विस्तार होता है। व्यक्तियों में मुद्रा जमा करने की प्रवृत्ति क्या है। व्यक्तियों में बैंकों में मुद्रा जमा करने की प्रवृत्ति क्या है, इस पर भी साख निर्माण जो है वो निर्भर करता है। जैसे जिस देश में बैंकों पर व्यक्तियों का विश्वास होता है और अपनी मुद्रा को वहां जमा करने की प्रवृत्ति होती है तो ऐसे देशों में व्यापारिक बैंक जो है अधिक मात्रा में साख निर्माण कर सकते हैं। इसके विपरीत जहां पर बैंकों में विश्वास कम है वहां पर बैंकों की साख निर्माण सीमा जो है वो सीमित हो जाती है। इसी तरह मंदी और समृद्धि की अवस्थाएं भी साख निर्माण की स्थिति को प्रभावित करती हैं। मंदी की स्थिति में साख निर्माण में कमी आती है क्योंकि चौतरफा जो है निराशा का माहौल होता है, और इसी तरह समृद्धि की अवस्था में क्योंकि व्यवसायियों को लाभ होता है तो वो अधिक मात्रा में निवेश करते हैं, अधिक मुद्रा की मांग होती है, तो ऐसी स्थिति में साख निर्माण जो है वो बढ़ता है। इसी प्रकार अन्य बैंकों का व्यवहार जो है वो भी साख निर्माण को प्रभावित करता है। यदि बैंक अपनी साख निर्माण नीति को अधिक विस्तार न करें और सीमित कर दें तो जो बैंकों का चयन होता है वो जो कड़ी होती है वो साख निर्माण की कड़ी टूट जाती है। इस तरह से साख निर्माण जो है वो रुक जाता है।